हमारा मार्गदर्शन करें। एक बार जोरदार ताली के साथ करके स्वागत किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश कार्य व्यवस्था संगठन के संस्थापक अध्यक्ष श्री हर्ष शर्मा जी, जिनके साथ संबंध मेरा यदि मुझे ठीक याद है तो लगभग 1995-97 से तो जरूर होगा, यानी कि लगभग 35 साल से 30 साल से। कार्यकारी अध्यक्ष श्री PS उपाध्याय जी, प्रांतीय महामंत्री श्री विश्वनाथ मिश्र जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष श्री मुकेश शर्मा जी, सोनभद्र के सत्र एवं जनपद न्यायाधीश श्री अशोक कुमार यादव जी, मुख्य दंडाधिकारी श्री सूरज कुमार मिश्र जी, सोनभद्र बार एसोसिएशन, सोनभद्र टैक्स बार एसोसिएशन के बहुत ही कर्मठ अध्यक्ष श्री पवन कुमार शर्मा जी, महामंत्री श्री प्रकाश यादव जी, कोषाध्यक्ष श्री भगत सिंह जी, प्रयाग जनपद से पधारे श्री विनोद केशरवानी जी, जो कि उत्तर प्रदेश कर अधिवक्ताओं के संगठन में करीब 40 वर्ष से बहुत ही क्रियाशील हैं। मेरे पिताजी के साथ के बहुत से लोग या उनके पुत्र जो यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनसे उनका नाम तो नहीं ले पा रहा हूँ, दो कारणों से। एक तो सद्भाव और दूसरा कहीं मैं नाम से ही परिचित नहीं हूँ, लेकिन यहाँ बैठे बैठे हमें कुछ लोगों का जरूर याद हुआ है। जैसे श्री नानक चंद जी अग्रवाल मथुरा के थे, मैंने पूछा, उनके पुत्र से यहाँ मुलाकात हुई। श्री माहेश्वरी जी नजीबाबाद से, मैं समझता हूँ कि उनसे भी करीब 30 साल से मैं अवश्य जानता था, आज करीब 30-32 साल बाद देखा है मैंने। आप सब लोगों ने इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का और एक महत्वपूर्ण उद्देश्य को लेकर के आयोजन किया है। मेरी इस कार्यक्रम के लिए आपके आयोजन जिन उद्देश्यों के कर रहे हैं, उन सब के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। मार्कंडेय ऋषि की तपस्वी और प्रदेश के ऊर्जा का एक केंद्र, ऊर्जा का स्रोत सोनभद्र जनपद बहुत ही महत्वपूर्ण और एक सुंदर स्थान है, जहाँ के कण में ऋषि मार्कंडेय जी का पुण्य समाहित है। यदि उनको और उनमें से जो लोग यहाँ पर आए हैं, जो लोग इसका आयोजन कर रहे हैं, जो सोनभद्र जनपद के अधिवक्ता हैं, यदि मैं उनको कहूँ कि वस्तुतः उन्होंने आज के इस कार्यक्रम को आयोजित करके अधिवक्ता समाज, जिसको मैं एक संत की तरह मानता हूँ, क्योंकि जहाँ वो एक और आम जनता के अधिकारों की और अधिकारियों की प्रताड़ना से उसकी रक्षा करता है, वहीं दूसरी ओर वो संविधान के ध्वजवाहक के रूप में और सरकार के सही कार्यों को समर्थन देता है। यदि सरकार कहीं पर भी गलत होती है तो संभवतः एक अधिवक्ता ही है जो स्पष्ट वक्ता के रूप में जनता की बात को, आम जनता की बात को किसी के सामने भी कहने का की शक्ति और सामर्थ्य दोनों रखता है। अधिकतर लोग, चाहे वो किसी भी विधा से जुड़े हों, वो
बहुत उच्च पद पर आसीन या बड़े सरकारी अधिकारी या सरकार के सामने, मंत्री के सामने, मुख्यमंत्री के समक्ष वो सही बात को स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते। हो सकता है कहीं उनका हित आता हो सकता है कहीं पर वो अपने को इस बात को कह पाने के सक्षम ही ना हो। लेकिन अधिवक्ता एक वो वर्ग है जो किसी के भी सामने सही बात को स्पष्ट रूप से, चाहे वो धन की दृष्टि से कितना कमजोर अधिवक्ता ही क्यों न हो, लेकिन उसका साहस है कि वो कह सकता है और कहता है। इसलिए मैं अधिवक्ता को एक संत की तरह मानता हूँ, बिना निर्लिप्त भाव से वो कार्य करता है। जब मैं कहता हूँ कि अधिवक्ता समाज एक संतों की तरह है, तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि संत के वेश में भी कभी कभी देश में कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो संत नहीं होते हैं, तो उससे संत की महत्ता या संत समाज की महत्ता कम नहीं होती। आवश्यकता इस बात की होती है कि जो लोग छद्म रूप में आ गए हैं उनको उस समाज से बाहर कर दिया जाए या उन पर रोक लगा दी जाए। ऐसे अधिवक्ता समाज के लिए रामचरितमानस की जो पिताजी के 10 दिसंबर 2021 को स्वर्गवास हो जाने के बाद मैंने संकलन किया था कि जो मार्गदर्शक सिद्धांत रामचरितमानस लिए हैं, तो उसमें से एक पंक्ति मुझे 2 पंक्ति याद आ रही है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन भूला। तो सत्संग से ही विवेक उत्पन्न होता है। अब अधिवक्ता के लिए आज के समय में विवेक बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, पहले भी था, आज भी है, और आज और प्रासंगिक हो गया है, क्योंकि पहले एक कानून बना है वो चलता रहता था, लेकिन आज जहाँ पर नित्य प्रति या बहुत ज़्यादा उसमें अमेंडमेंट हो रहे हैं, तो अमेंडमेंट हो रहे हैं वो 2 कारण से होते हैं। एक तो जो टैक्सेशन लॉ है, गवर्नमेंट इसमें अमेंडमेंट करती है जो विभिन्न प्रकार की परिस्थितियाँ, चाहे करप्शन के द्वारा और चाहे दूसरे देशों में टैक्सेशन या उत्पादन के कम और ज़्यादा होने के कारण उनको जीएसटी में करनी पड़ती है, क्योंकि जीएसटी अब केवल टैक्स ऑन सेल ऑफ गुड्स नहीं है, टैक्स ऑन सेल और परचेज ऑफ गुड्स नहीं है, बल्कि टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जब यहाँ पर सप्लाई का शब्द बहुत व्यापक है, सेक्शन 7 में उसकी परिभाषा दी, सेक्शन 7 में सप्लाई को की एक डेफिनेशन, वो कह सकते हैं एक्सपेंसिव डेफिनेशन दी हुई है, तो वो बहुत व्यापक हो गया है। इनफैक्ट ये जो जीएसटी बना है, ये कई एक्ट्स को समाहित करके बनाया गया है, उन सबको ध्यान, उसके बारे में आप सब लोगों को मालूम ही है, लेकिन प्रमुख रूप से सेंट्रल एक्साइज, सेल्स टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स और एंटरटेनमेंट टैक्स, ये प्रमुख रूप से इसके घटक रहे हैं। ऑक्ट्राइव इसकी घटक रही है, जिसको कि दूसरे शब्दों में हम एंट्री टैक्स कह सकते हैं। तो इन सब में चूँकि इसमें ये टैक्सेशन लॉज को इसमें सब्स्यूम किया गया, जो लोग सेंट्रल एक्साइज और कस्टम्स की प्रैक्टिस करते रहे होंगे पहले, उनको ये भली भांति ज्ञात है कि अक्सर करके गवर्नमेंट को हो सकता है कि एक महीने में अमेंडमेंट करना पड़ जाए, नोटिफिकेशन जारी करने पड़ते थे, उसके कई उद्देश्य होते थे। कभी दूसरे पड़ोसी देश या जो मैन्युफैक्चर कंट्री है और उसके गुड्स को, उसके इम्पोर्ट्स को देखते हुए कभी लगाना पड़ता था, कभी अपने देश में उत्पादन कम या ज़्यादा हो रहा है या उसको कंट्रोल करना है उसके लिए, कभी कभी करप्शन के नए नए तरीकों के कारण अमेंडमेंट लाना पड़ता था। तो आप ये समझ के चलिए कि ये एक ऐसा एक्ट है जो सतत गतिशील है, और अगर ये सतत गतिशील है तो हमारे अधिवक्ता बंधुओं को उसके लिए भी स्वयं ही सतत गतिशील होना पड़ेगा, और उसके लिए जो एक बहुत बड़ा कार्यक्रम, एक बहुत बड़े उद्देश्य के साथ श्री हर्ष शर्मा जी ने शुरू किया है, जिसके बारे में अभी मुझे बताया है, तो मैं ये कह सकता हूँ
कि वस्तुतः जो कार्यक्रम आपका वेबिनार का है उसके बारे में यदि रामचरितमानस की 2 पंक्ति उद्धृत करूं कि सिमट सिमट जल भर ही तालाबा, जिव सरिता सिमट सिमट जल भर ही तालाबा। वास्तव में जो आपका कार्यक्रम है वो ऐसा है कि जो ज्ञान का केंद्र आपको बना सकता है, क्योंकि जगह जगह धीरे धीरे जैसे जल सिमट सिमट कर तालाब में एकत्रित होता है, उसी प्रकार के विभिन्न से वेबिनार जो विभिन्न विषयों पर और सामयिक विषयों पर किए जाते हैं, उससे जो ज्ञान का अर्जन होता है वो धीरे धीरे आप अपने में समाहित कर सकते हैं और करते ही भी होंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। ये एक ऐसी विधा है, अद्भुत कार्य ऐसा कार्य है जिसमें आपको सतत संघर्षशील होना पड़ता है और सतत संघर्षशील, सतत ज्ञानार्जन, सतत विवेकशील और सतत विनम्र होना पड़ता है। अगर आप ये चारों गुणों को निरंतर प्रयास करते हैं तो कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है, चाहे वो मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सामाजिक प्रतिष्ठा, धन, ये सब कुछ आपके पास स्वतः चला आता है। इसके लिए कोई बहुत आपको धन के लिए, इसके प्रसिद्धि के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। वो स्वामी जी ने रामचरितमानस में 2 पंक्ति लिखी है कि जिन सरिता सागर मह जाई, जदव ताहि कामना नाई, जिन सब संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पर जान सुभाए। कि जैसे सागर की कामना नहीं होती कि सरिता उसमें आकर के मिले, लेकिन सरिता जो है स्वतः आकर के उसमें मिल जाती है। उसी प्रकार से अगर हमारे अधिवक्ता समाज के लोग इन 4 लोगों को समाहित करते हुए सतत प्रकृति रहते हैं तो होते हैं, तो उनको समस्त प्रकार की संपत्ति का अर्थ मात्र धन से नहीं होता है। सतत संपत्ति का अर्थ, संपत्ति का तात्पर्य मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, धन और लोक कल्याण, इन सब से होता है। वो आपको स्वाभाविक रूप में स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। बंधुओं, टैक्स लॉस की जहाँ पर बात हो रही है तो देखिए एक टैक्स लॉस ये कोई नया नहीं है। कर के जो मूल आधार, मूल प्रिंसिपल्स, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन लॉ which were established at the time of Vedic period, that still remains unchanged today. जो उसके 3-4 बेसिक प्रिंसिपल्स थे वो आज भी अनचेंज हैं और वर्ल्ड ओवर उसी को फॉलो किया जाता है। ये बात अलग है कि उसकी प्रसिद्धि नहीं हो पाई, क्योंकि हम लोग हमेशा वेस्टर्न से जो आए हुए कानून हैं उन्हीं को देखते और सुनते और उन्हीं की प्रसिद्धि पर से गाइड होते रहे हैं। तो एक उसमें एक सिद्धांत और है जिसको महाभारत के उद्योग पर्व में और कालिदास ने रघुवंशम में लिखा है। सारांश उसका ये है कि स्टेट को, राजा को कर उसी तरह से प्रजा के कल्याण कर लेना चाहिए, और उस तरह किस तरह कितना लेना चाहिए कि ऐसे लेना चाहिए जैसे जो है सूर्य पृथ्वी से भाप को उत्पन्न कर देता है और फिर उस भाप से उस भाप को जल के रूप में परिवर्तित कर वापस देता है, तो फिर वो पृथ्वी को ही मिलता है। इसी तरह सरकार को कर इस तरह से लेना चाहिए कि वो जनता से ले रहा है, जनता से ले रही है, गवर्नमेंट देती है और जनता को ही उससे ज़्यादा वापस कर देती है। उदाहरण के लिए कि मैं याद करूं, करीब 30 वर्ष पहले एक बार किसी केस के सिलसिले में मुझे रॉबर्ट्सगंज से पास हुए थे। तो उस समय रॉबर्ट्सगंज में मैं समझता हूँ कि बहुत छोटा सा कस्बा नुमा कह सकते हैं, अधिक था। लेकिन अगर आज इतनी यहाँ पर विकास है जो कि बिल्कुल चेंज है, जो मेरी कल्पना से भी बाहर था, तो वो किस कारण से है? सरकार ने आज जनता से कर दिया और जनता को उससे ज़्यादा वापस कर दिया है।
इसलिए तो ये एक उसके पीछे बहुत ही पवित्र उद्देश्य होता है। और इस पवित्र उद्देश्य की आपको अब यहीं पर बैलेंस करना है। एक तो इस पवित्र उद्देश्य की रक्षा और दूसरा हाई हैंडेडनेस और हेरेडिटरी एक्शन से वो आम जन की रक्षा करना, ये दोनों की रक्षा आपके हाथ में है। इसीलिए मैंने कहा कि आपका जो कृत्य है वो एक संत से कम नहीं है। मैं समझता हूँ कि आप लोगों से हमने अपने काफ़ी विचार एक्सचेंज किए हैं। मेरी आपके इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत शुभकामना है, बधाई है। और बधाई मैं दे किसको रहा हूँ, अपने ही घर के सदस्यों को दे रहा हूँ। मेरा मूल निवास है, मेरा जो मूल घर है वो आप ही का है। हम सब लोग एक साथ रहे। शायद अभी इसमें अगर कुछ और बुजुर्ग लोग होते जिनको मैं पिताजी के समय से बचपन से देखता रहा हूँ तो उनको मैं चाचा ताऊ भी कह के बुलाता। और जो आज लोग मुझसे अग्रज हैं वो मेरे बड़े भाई की समान है, जैसे हर्ष शर्मा जी, मैं उस समय भी शायद भाई साहब ही कहता था और आज भी संभवतः वही कहूँगा। मैं आप लोगों को से बहुत बहुत बधाई देता हूँ और इस आशा के साथ कि आप जीएसटी के विषय पर, विभिन्न विषयों पर जो आपके यहाँ चर्चा होगी उससे न केवल अधिवक्तागण लाभान्वित होंगे बल्कि उसके साथ साथ प्रदेश के व्यापारी वर्ग को बहुत लाभ मिलेगा एक ओर, और दूसरी ओर राज्य सरकार को भी अपने अधिकारियों के जो लोग गलत इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो गवर्नमेंट को भी अपने लॉज को, अपने अधिकारियों को कंट्रोल करने का भी एक साधन उपलब्ध होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबको पुनः बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। रामचरितमानस की